अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 16 है। लास्ट लेक्चर में हमने 7.1 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी। एक उसका आखिरी क्वेश्चन रह गया था, वो मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। ये बेसिकली एक प्रूफ है और पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट भी है। 7.1 के आप अगर नोट करें तो 7, 8 क्वेश्चन और उसके बाद ये जो लास्ट 3 क्वेश्चन है ये पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। शुरू करते हैं इसको। इसमें हमें कहा गया है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम। इस बात का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटर को लें और क्वाड्रिलेटरल की जो साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटर की साइड्स के जो मिड पॉइंट्स होते हैं, इनको आप टेकन इन ऑर्डर यानी एक ऑर्डर में अगर ज्वाइन करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक ऑर्डर में, तो जो आपके पास डायग्राम बनेगी ज्वाइन करने से वो पैरेललोग्राम होनी चाहिए। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 किया था जिसमें आपने पैरेललोग्राम शो की थी और 7 और 8 जिसमें आपने पैरेललोग्राम यूज़ की थी। तो अभी अगर आप देखें तो हमने एक रैंडम सी क्वाड्रिलेटर ले लेनी है ABCD। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कंसिडर अ क्वाड्रिलेटरल, consider a quadrilateral ABCD। चूँकि जब आप वेक्टर अलजेब्रा में काम कर रहे होते हैं तो फिर आपको हर पॉइंट के साथ उसका वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर मेंशन करना होता है। तो जिस भी प्लेन में ये डायग्राम हम बनाएंगे उस प्लेन में कहीं ओरिजिन भी होगा, तो हम ये कहते हैं कि A, B, C और D इन चारों के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो भी हम साथ मेंशन कर देते हैं। तो मैं लिखता हूँ कि ये क्वाड्रिलेटर किस तरह की है, सच दैट के बाद देखें जी क्या था हमारे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये जो ए वर्टेक्स है इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा इसको हम डिनोट करेंगे OA से, और यूजुअली इसको हम स्मॉल a से डिनोट कर देते हैं। इसी तरह से अगर हम B का लिखें पोजीशन वेक्टर ऑफ B पॉइंट, तो ये होगा OB और इसको डिनोट करेंगे स्मॉल b से। एंड लाइकवाइज इसी तरह आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C, इसको डिनोट कर लेंगे OC से और ये होगा स्मॉल c। और पोजीशन वेक्टर ऑफ D जो होगा ये होगा OD और इसको स्मॉल d से डिनोट कर दें। और ये लिखने का तरीका होता है कि आप हर पॉइंट के साथ ब्रैकेट में उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो मेंशन कर दें। ABCD चारों के साथ। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ ली है क्वाड्रिलेटरल। चूँकि आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों हम वेक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं, वेक्टर का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू प्रूव कर रहे हैं, तो हम इसलिए हर पॉइंट के साथ उसका पोजीशन वेक्टर मेंशन करते जा रहे हैं। आगे चलते हैं इसके बाद। अब असल टारगेट हमारा ये है कि जो क्वाड्रिलेटर के मिड पॉइंट्स होंगे, साइड्स के मिड पॉइंट, जैसे AB साइड का मिड पॉइंट ये बनता है, BC साइड का ये बनता है, CD का ये और AD का ये, इनको मेंशन कर देते हैं। इस पोजीशन वेक्टर को आप क्या दें P, इसे आप क्या दें Q, इसे आप क्या दें R और इसको हम क्या लेते हैं S। ये जो मिड पॉइंट्स हैं इनको अगर हम ये जो रेड कलर की मैंने लाइंस यूज़ की हैं, P Q से मिला दिया, Q R से, R S से और S P से, इसे कहते हैं टेकन इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में मिला दिए सारे आपने। तो मिड पॉइंट जो थे साइड्स के उनको हमने एक ही ऑर्डर में मिला के क्या प्रूव करना है कि ये क्या फॉर्म करेगा, फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपको ये अंदर जो डायग्राम रेड कलर की नज़र आ रही है ये एक पैरेललोग्राम प्रूव करनी है। सो वी हैव टू प्रूव PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। तो पहले इन मिड पॉइंट्स को ज़रा यहाँ मेंशन कर लेते हैं। लेट PQR एंड S, ये क्या है जी, बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स कौन कौन सी है, साइड्स को मेंशन कर देते हैं जो है हमारे पास P, यानी जिस तरह ये ऑर्डर में लिखे उसी ऑर्डर में लिखें। P था हमारे पास AB का मिड पॉइंट, तो लिख देते हैं AB का मिड पॉइंट, BC का मिड पॉइंट, CD का मिड पॉइंट और DA का मिड पॉइंट एंड DA, और आगे लिख लेते हैं रिस्पेक्टिवली
रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? तरतीब के साथ। ठीक हो की बात जी? अच्छा, यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आगे चलते हैं। अगर पी क्यू आर एस इनके मिड पॉइंट्स हैं तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें आपने सीखा था, जो इससे पिछला क्वेश्चन है 14, कि अगर मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो जो बाउंड्री पे दो वेक्टर लिखे होते हैं उन्हीं के पोजीशन वेक्टर्स का मीन लेना होता है आपने। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने पी का मिड पॉइंट निकालना है तो पी जो है वो ए और बी के मिड में, जो पी का पोजीशन वेक्टर होगा वो स्मॉल ए और बी यानी ए और बी के पोजीशन वेक्टर का मीन होगा। तो मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे। सो ओ पी का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ये बनेगा चूँकि ए और बी इसकी बाउंड्री पे आते हैं तो ए प्लस बी बाय 2। फिर जो क्यू का होगा वो देखें क्या होना है, ओ क्यू होगा, और ओ क्यू चूँकि बी और सी के मिड में आता है तो इसका होगा बी प्लस सी बाय 2। इसी तरह से अगर हम आर की बात करते हैं, ओ आर का मतलब है आर का पोजीशन वेक्टर। आर मिड पॉइंट है सी और डी का, तो ये हो जाएगा सी और डी के पोजीशन वेक्टर्स का मीन। और अगर हम एस की बात करें, ओ एस, तो एस है ए और डी का मिड पॉइंट, तो ये हो जाएगा ए और डी के वेक्टर्स का एवरेज। हेंस अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास डाटा हर लिहाज से कंप्लीट। अब मैं लिखता हूँ टारगेट हमारा क्या है। यहाँ लिखते हैं टारगेट हमारा ये है टू शो कि जो मिड पॉइंट्स हैं पी क्यू आर एस, इनको मिलाया जाए एक ऑर्डर में तो क्या बनना चाहिए, पी क्यू आर एस फॉर्म, बल्कि यूँ लिखते हैं पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। आप लोगों ने, मैं रिकॉल करवा दूं, लास्ट लेक्चर 14 जो 15 था हमारा, सॉरी, उसमें हमने क्वेश्चन 10 किया था 7.1 इसी एक्सरसाइज का, जिसमें हमने 4 पॉइंट्स हमें गिवन थे और हमने उनसे पैरेललोग्राम प्रूव की थी। आपने अगर पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम शो करना है तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि जो पी क्यू वेक्टर है और जो एस आर वेक्टर है ये इक्वल वेक्टर्स होने चाहिए। इक्वल वेक्टर्स में दो बातें हिडन होती हैं, एक तो लेंथ सेम होती है और एक डायरेक्शन सेम होती है। इसी तरह जो पी एस है ये क्यू आर के बराबर होना चाहिए। दो बातें हमने यहाँ प्रूव करनी है, अगर हो गई तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो मैं लिखता हूँ फॉर दिस वी शो, इसके लिए हम क्या शो करते हैं जी, हम ये शो करते हैं कि जो पी क्यू है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया, पी क्यू वेक्टर एस आर के बराबर शो करना पड़ेगा हमें, एस आर के। एंड दूसरा है हमारे पास पी एस वेक्टर हमें शो करना पड़ेगा क्यू आर के बराबर। तो ये शो कर दिया, अगर इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पी क्यू की। एज पी क्यू बाय डेफिनेशन क्या होगा, ये हमने बात सीखी हुई है, ओ क्यू माइनस ओ पी। दो पॉइंट से वेक्टर बनाने के लिए हम पोजीशन वेक्टर भी यूज़ करते थे, कोऑर्डिनेट्स भी। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स नहीं तो हमने यूज़ किया फार्मूला पोजीशन वेक्टर वाला। अच्छा, अब हम देख लें, ओ क्यू का मतलब है क्यू का पोजीशन वेक्टर माइनस ओ पी का मतलब है पी का पोजीशन वेक्टर। तो देख लें क्या बनता है। ये ओ क्यू आपके पास ये लिखा हुआ है b प्लस सी बाई 2, और दूसरा है ओ पी हमारे पास है a प्लस बी बाई 2। इनका आप एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 2। अब ये आ जाएगा b प्लस सी, और ये माइनस इन दोनों को माइनस कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि b नेगेटिव और पॉजिटिव कट गए। तो जो पी क्यू की आपके पास फाइनल फॉर्म आ रही है वो आ रही है सी माइनस ए बाय 2। ये आ गई हमारे पास पी क्यू की फाइनल फॉर्म। आल्सो अब देखें, अब हम बात करते हैं, हमने पी क्यू को बराबर किसको शो करना है। मैं ज़रा इनको प्रोमिनेंट कर दूँ ताकि आपको याद रहे बात। ये हमने बात वेरीफाई करनी है, एक ये और एक ये। पी क्यू आपने एस आर के बराबर शो करना था। अब हम पी क्यू तो फाइंड कर चुके, हम एस आर की बारी है। आल्सो एस आर, वो भी बाय डेफिनेशन क्या होगा, ओ आर, यानी बाद वाला पहले लिखते हैं और पहले वाला बाद में, तो ओ आर माइनस ओ एस। अब वैल्यू पुट करें, ओ आर और माइनस ओ एस।
ओ आर कहाँ लिखा है, ये लिखा है हमारे पास, तो क्या बनेगा c प्लस डी बाई टू, और ओ एस हमारे पास ये लिखा हुआ है a प्लस डी बाई टू। ये लें जी। अब आप डिफरेंस में देखें क्या बनता है, सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा c प्लस डी माइनस ए माइनस डी। चूँकि एलसीएम के बाद ये माइनस दोनों को माइनस कर देगा, यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव डी कैंसिल हो जाएंगे, एंड आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा c माइनस ए बाय टू। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, एस आर की फाइनल वैल्यू। अब ज़रा गौर से देखें आप, तो ये था हमारे पास पी क्यू का रिज़ल्ट, ये था एस आर का, एंड बोथ आर इक्वल। तो अब हम क्या कह सकते हैं सो हमें ये बात समझ आ गई कि पी क्यू जो है इक्वल आ रहा है किसके, एस आर के। तो 50% यानी ये दो हम प्रूव कर चुके हैं अदर। अब ये जो प्रूव करने वाला काम है ये मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ ताकि कुछ आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस भी हो जाए। इसी तरह जिस तरह मैंने ये पी क्यू और एस आर फाइंड किया है, बिल्कुल ऐसे ही आप लोग पी एस और क्यू आर फाइंड करेंगे, और ये भी इक्वल आने के बाद इसको आप क्या दीजिएगा, इक्वेशन 1, और जो इसका होगा इसको इक्वेशन 2 कह दीजिएगा, और एंड क्या निकलेगा फ्रॉम 1 एंड 2। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, उम्मीद है ये आप लोग खुद करेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी रिवीजन में भी आ जाएगा। अब हम शुरू करते हैं 7.2 एक्सरसाइज। अच्छा, अब 7.2 हम स्टार्ट करते हैं। 7.2 के अंदर जो मेजर टॉपिक्स हैं वो क्वेश्चन 3 से स्टार्ट होते हैं, जो आपके कोर्स के वाले से इंपॉर्टेंट है। 1 और 2 जो क्वेश्चन इसका है वो वही है जो आपने सेम 7.1 में किए हुए हैं। इसका मतलब ये कि आपके लिए पहले 2 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूँकि हमने नोट्स का मटेरियल पूरा करना होता है, और पहली बार जब आप पढ़ते हैं तो कोशिश किया करें कि सारी चीज़ें जो है वो एक बार ख़ुद अपने हाथ से लिखा करें ताकि आपकी रिवीजन में सारी चीज़ें हों। बाद में जब हम पेपर्स के लिए तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम्स के लिए, तो फिर हम उसको सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और वो हम करते हैं सिर्फ। तो अभी हम चूँकि ये इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन मैंने फिर भी लिखा है ताकि इसको एक बार अटैम्प्ट कर लें। इसमें एक पॉइंट ए है, एक बी है और एक सी है आपके पास, और फाइंड करना है आपने ए बी। ये आप जानते हैं कि 2 पॉइंट से वेक्टर कैसे बनता है अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स हों। 7.1 का पहला क्वेश्चन भी यही था। क्वेश्चन 2 में भी वही 2 चीज़ें हैं, ए बी और सी बी करके आपने इनका डिफरेंस लेना है, इस तरह से 2a माइनस सी बी, और थर्ड पार्ट भी ऐसा ही लिखा हुआ है। तो मैंने सिर्फ एक रिवीजन के लिए बीच वाला पार्ट, सेकंड पार्ट चूज़ किया है। तो पहले मुझे ये डिफरेंस निकालने के लिए ए बी कैलकुलेट करना है। देखें ए बी जो है, हमने जो इसका मेथड पढ़ा था, ए बी का मतलब है ए और बी को मिला के वेक्टर बनाना है हमने। तो हमारे पास चूँकि कोऑर्डिनेट्स हैं तो याद होगा x2 माइनस x1 वाला फार्मूला, x2 माइनस x1 i और y2 माइनस y1 j। तो ये बन गया -3i और -4j। ये आ गया आपके पास ए बी। एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं पोजीशन वेक्टर वाला अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ना हो तो, और ये हम यूज़ करते हैं तब जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हों। आल्सो अब सी बी की बारी है। तो देखिए सी बी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सी से आपने बी की तरफ जाना है, सी टू बी। तो इसका मतलब है ये x2 y2 होंगे और ये x1 y1। तो लिखता हूँ मैं x2 माइनस x1 i और y2 माइनस y1 j। तो सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है -3i प्लस 7j। लेकिन जी ए बी भी आ चुका है और सी बी भी आ चुका है। जिस तरह सी बी बनाया है वैसे आप सी ए भी बना सकते हैं, आपकी अपनी उसमें चॉइस है। ये थर्ड पार्ट आप कर सकते हैं इस तरह। अब हम बी पार्ट की तरफ आते हैं। नाउ आपको कैलकुलेट करना था ये 2ab और माइनस सी बी। तो 2 टाइम ए बी करें तो क्या आएगा, -3i और माइनस सी बी करें तो ये आ जाएगा आपके पास। आप देखें 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 3i माइनस 7j। आप देखें i वाला i के साथ और j वाला j के साथ आप मर्ज करें
तो -6i + 3i हो जाएगा -3i, -8j -7j हो जाएगा -15j। लें जी, यहाँ पे ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। बाकी ये पार्ट सिमिलर है और इजी आप खुद कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन 2 देखें तो वो भी आपको लगेगा कि वो पुराना ही क्वेश्चन है, वेक्टर्स की एडिशन है और सब्ट्रैक्शन वगैरह दी हुई है। ये भी देखें अगर आप, तो आपने 2 वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन की है बेसिकली, 2ab की और cb की। अब इसी तरह अगर आप ऐड करेंगे तो एडिशन भी आपको इसी तरह करनी है। तो ये कोई इतना मुश्किल काम था। क्वेश्चन 2 का भी एक आध पार्ट हम कर लेते हैं, ऑल्दो कि ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन 2 का भी एक पार्ट। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, देख सकते हैं इसको आप। उसने कहा हुआ लेट u, v एंड w, ये 3 आपको दिए हुए वेक्टर्स। इसमें ith कंपोनेंट भी नज़र आ रहा है, jth भी है और kth भी है। इसका मतलब है ये स्पेस में वेक्टर जिसके तीनों कंपोनेंट्स हैं, x के लॉन्ग भी है, y के लॉन्ग और z के लॉन्ग भी है। आप लोगों ने पहले फाइंड करना है u + 2v और +w, यानी u फिर v को 2 से मल्टीप्लाई करना, जिस तरह यहाँ हमने ab को 2 से मल्टीप्लाई किया था, और फिर w उसमें ऐड करना। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये भी ईजी है। तीसरा पार्ट भी ईजी है, लेकिन इसमें आपने पहले 3v + w करना है और फिर मॉड लेना है। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड लेनी है उसकी। तो इसलिए मैं सिर्फ समझाने के लिए एक पार्ट इसका जो तीसरे वाला है वो अटेम्प्ट करता हूँ ताकि तीनों उसमें कवर हो जाए। तो लिखें थर्ड पार्ट इसका, आपने ये कैलकुलेट करना है। तो हम पहले लिखते हैं एज 3v + w बनाना पड़ेगा पहले हमें, उसके बाद उसके ऊपर मॉडल्स अप्लाई करना है। तो 3v + w बनाएं, देखें क्या होगा। v आपके पास ये लिखा हुआ है, तो 3 से आपने v को मल्टीप्लाई करना है, ये आपने मल्टीप्लाई किया, और प्लस इसमें w करना है, w लिखा हुआ है 5j -j और प्लस 3k। तो ओवरऑल क्या बनेगा देखें, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, फिर 3 2 ज़ा 6। अब आप देखें ith, jth और kth के अलग अलग ऐड करें। 9i + 5i कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये ith कंपोनेंट है, तो 9 ये हो गया और 5, तो 9 + 5 आपके पास ये दोनों जो ith हैं 5 और 9 मिला के कितना हो जाएगा 14, -6j और -j हो जाएगा -7j, 6k और 3k हो जाएगा 9k। अब ये जो बन गया आपके पास 3v + w, इसके ऊपर आपने मॉडल अप्लाई करना है, मैग्नीट्यूड लेना है इसका। तो आप देखें आल्सो 3v + w जो है इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड वेक्टर के जब निकालते हैं तो आप जानते हैं कि इसमें हमने क्या करना होता है, ith, jth और kth कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करना होता है। तो ith 14 है कंपोनेंट इसका, 14 का स्क्वायर, jth जो है वो -7 का स्क्वायर और kth जो है वो 9 का स्क्वायर। फोर्टीन का स्क्वायर आप जानते हैं 196 है, 7 का स्क्वायर 49 है और 9 का स्क्वायर 81 है। इन सारों को ऐड कर लिया जाए तो जो वैल्यू बनेगी वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये तीनों को ऐड करने से सिंप्लीफाई करें तो आपका आंसर बनता है 326। अगर इसको आप कर रहे हो कैलकुलेटर से तो ये फर्दर अगर रिजॉल्व हो सकता हुआ तो ये कर देगा, अगर ये फर्दर रिजॉल्व नहीं होता तो फिर इसको हम यहीं तक छोड़ेंगे, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह बाकी 2 पार्ट्स आपने खुद करने हैं। तो ये 2 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। अब हम जो क्वेश्चन करने लगे हैं 3 से ऑनवर्ड, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैं साथ साथ आपको मार्क करवाता जाऊँगा, और उनसे पहले क्या डिटेल हमें चाहिए होगी वो पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, 7.2 जो है उसका क्वेश्चन 3 से ऑनवर्ड जो काम है उसमें कुछ काम हमारा है 2 टॉपिक्स से रिलेटेड। वो 2 टॉपिक्स कौन से हैं, एक है डायरेक्शन कोसाइंस का, ये वही जो फर्स्ट ईयर में आपका ट्रिग्नोमेट्री में कोसाइन फंक्शन था, जिसको हम शॉर्टकट कॉस फंक्शन कहा करते थे, ये वो है डायरेक्शन कोसाइंस, और दूसरा है डायरेक्शन एंगल्स। ये 2 चीज़ें हमने पढ़नी है। डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन एंगल्स जो हैं ये किसी वेक्टर के अगर आपने फाइंड करने हो तो उसका बड़ा सिंपल सा मेथड है। मैंने एक वेक्टर लिखा है r आपके सामने जिसमें xi + yj + zk है। कोई भी रैंडम एक वेक्टर चूज़ किया हमने जो कि स्पेस में है। स्पेस में इसलिए कि इसके तीनों कंपोनेंट्स लिखे मैंने x, y और z, और ये मैंने एक डायग्राम बना के आपको बताई है कि जैसे ये आपके पास x, y, z एक्सिस हैं और ये एक स्पेस बनी हुई है, और ओरिजिन से हमने p एक पॉइंट है उस तक बनाया है वेक्टर।
अब ये वेक्टर जो है ये किसी प्लेन में नहीं है, देखने में लग रहा है जैसे इस प्लेन में है। आप ये ज्यूम कर लें कि जिस तरह किसी रूम का एक कॉर्नर हो और रूम के कॉर्नर से आप एक जो इस वॉल के साथ एक बनाएं प्लेन, एक उस तरफ वॉल और एक ग्राउंड जो है, और ये जहाँ मैंने मार्कर रखा है सपोज उस कॉर्नर से आप बिल्कुल स्पेस में वेक्टर बना रहे हैं। तो ये जो वेक्टर आपके पास बनेगा ये किसी प्लेन में नहीं, ये स्पेस में है और इसका तीनों एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा। तो अगर हम कहते हैं कि इसका एक्स के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल है अल्फ़ा, जो इसका वाई से एंगल बन रहा है वो है इसका बीटा, और जिसका जेड से एंगल बन रहा है हम कहते हैं वो है गैमा। तो अल्फ़ा, बीटा और गैमा डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं। यानी डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं? किसी भी वेक्टर के तीनों एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल्स जो हैं उन्हें डायरेक्शन एंगल्स कहा जाता है। फर्दर हम स्टडी बाद में करते हैं, पहले हम ऊपर आते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस पहले हम पढ़ लें कि ये क्या होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस बेसिकली क्या है कि एक वेक्टर आपको दिया हुआ है, जिस तरह मैंने ये बताया कि इसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट है। आप लोगों ने क्या करना है कि इसका फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, और जो यूनिट वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स होंगे ith, jth और kth, उन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो मैं ये बात यहाँ लिख देता हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर और किसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे इन्हें हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। इन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। अब इसको यहाँ मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ कि क्या मीनिंग है इसका। यहाँ देखें इसकी एक्सप्लेनेशन। जैसे ये आपके पास आर एक वेक्टर था और अगर हम इसका फाइंड करें यूनिट वेक्टर, तो आप देख सकते हैं कैसे बनेगा। आर के यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करेंगे आर कैप से, और फाइंड कैसे करते होते हैं? आर डिवाइडेड बाय आर मैग्नीट्यूड। अब आर आपके पास क्या था? एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, और जो आर का मैग्नीट्यूड होगा वो आप जानते हैं क्या होगा? एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर। तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वेयर करके स्क्वेयर रूट ले लेना आप लोगों ने। ठीक हो की बात जी। अब हम ये करते हैं कि अगर हम हर कंपोनेंट को x को भी डिवाइड कर दें मैग्नीट्यूड के साथ, अलग अलग कर दें, y को भी हम अलग अलग कर दें और z को भी हम अलग कर दें, तो x कंपोनेंट क्या बनेगा? x, यहाँ y आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? z। तो ये जो मैग्नीट्यूड नीचे लिखी हुई है ये तीनों के साथ डिवाइड हो जाएगी। तो क्या बनेगा? ये आर कैप असल में हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं, पहले ये एक्स वाई जेड आर के कंपोनेंट्स थे। आर के कंपोनेंट्स को डायरेक्शन रेशोज कहा जाता है, जिनका आपके इस कोर्स में कोई इस तरह से काम नहीं है, इसलिए मैंने वो डिफाइन नहीं किया। हमें फाइंड करें डायरेक्शन कोसाइंस। जैसे मैंने आपको कहा कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर आर। किसी वेक्टर के जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं कि वो डायरेक्शन कोसाइंस हैं। किसके हैं? उस वेक्टर के। तो मैंने क्या किया, आर का फाइंड किया यूनिट वेक्टर, और हर कंपोनेंट एक्स वाई जेड अलग अलग कर दिए। अब आप देख सकते हैं अगर हम इनको प्रोमिनेंट करें तो ये है उसका एक्स कंपोनेंट, ये है वाई कंपोनेंट और ये कौन सा है? जेड। ये किसके हैं? ith, jth और kth कंपोनेंट है आर कैप के। आर कैप का मतलब यूनिट वेक्टर के। तो ये जो तीनों हैं अगर ये यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं तो फिर इसका मतलब है बाय डेफिनेशन ये तीनों डायरेक्शन कोसाइंस होंगे आर के। तो मैं ये बात यहाँ लिखता हूँ अपनी आसानी के लिए। आम तौर पे चूँकि ये बार बार ये क्वेश्चन लिखना बार बार हमारे लिए जो है वो इतना कन्वीनियंट नहीं होता, तो स्टैंडर्ड एक रूल रखा गया है कि इन तीनों को एक्स वाई जेड वाले कंपोनेंट्स को हम एल एम एन से डिनोट कर लेते हैं। तो जो पहले वाली वैल्यू बनेगी, जो भी वैल्यू बनेगी इसको हम एल से डिनोट करेंगे। ये दूसरी जो वैल्यू बनेगी इसको हम एम से डिनोट करेंगे। जो तीसरी वैल्यू बनेगी इसको हम एन से डिनोट करेंगे।
तो जो LMN होंगे ये वैल्यूज़ होंगी, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। जैसे आपने एक्स कंपोनेंट निकालना है तो ये भी कोई नंबर होगा, ये मैग्नीट्यूड भी कोई नंबर आएगा। तो जो भी इसका फाइनल आंसर है उसको हम L कहेंगे, M। और ये LMN स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा फर्स्ट ईयर में आप लोग ओमेगा क्या रखा करते थे, -1 + √3 आयोटा बाय 2। तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ ये होता था उसको आप ओमेगा से रिप्लेस कर दिया करते थे। बिल्कुल इसी तरह से ये जो आपके पास कंपोनेंट्स आते हैं यूनिट वेक्टर के, इनको हम LMN से डिनोट कर सकते हैं। अब ये LMN जो हैं ये कंपोनेंट्स हैं आर कैप के, यानी यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, जिसका मतलब है ये क्या बन गए, डायरेक्शन कोसाइंस। अब मैं लिखता हूँ दिस इम्प्लाइज L M and N are the direction cosines। ये किसके हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ R, उस वेक्टर के ये डायरेक्शन कोसाइंस बन गए। अच्छा अब हम आते हैं इस पे कि डायरेक्शन एंगल्स का डायरेक्शन कोसाइंस के साथ क्या लिंक होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि अल्फा बीटा गैमा का था, हम कहेंगे जी कि अल्फा बीटा गैमा जो है, अल्फा बीटा एंड गैमा आर दी डायरेक्शन एंगल्स। और मैं रिपीट कर दूं, मैंने ये कहा था कि किसी भी वेक्टर का तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उस एंगल को डायरेक्शन एंगल कहते हैं। तो इसके 3 डायरेक्शन एंगल बन रहे हैं, अल्फा बीटा और गैमा। एक्स वाला अल्फा, वाई वाला बीटा और जेड वाला क्या होगा, गैमा। अब देखना ये था कि डायरेक्शन एंगल्स और डायरेक्शन कोसाइंस आपस में किस तरह से लिंक है। तो आप याद रखें कि डायरेक्शन कोसाइंस को डायरेक्शन कोसाइंस इसलिए भी कहते हैं कि कोसाइंस बेसिकली कॉज फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इन तीनों एंगल्स का कॉज ले लिया जाए, यानी कॉज अल्फ़ा, कॉज बीटा और कॉज गैमा, तो जो वैल्यू हमारे सामने आएगी कॉज अल्फ़ा की, कॉज बीटा की, कॉज गैमा की, वो सेम वैल्यू वही होगी जो LMN की वैल्यू है। इसका मतलब है नोट लिखते हैं यहाँ, ये बात मैं एक नोट बना के लिखता हूँ। नोट ये बन जाएगा यहाँ पे हमारा कि अगर हम एंगल अल्फ़ा का कॉज लें इसका, चूँकि इसका लिंक x के साथ है और L का लिंक भी x के साथ है, ith कंपोनेंट है ये, अगर देखें तो ये x एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है। तो कॉज अल्फ़ा L के इक्वल होता है, कॉज ऑफ बीटा जो है ये M के इक्वल होता है, और कॉज ऑफ गैमा जो है ये N के इक्वल होता है। तो ये हमें एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई। इसी वजह से इनको डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं कि ये कॉज की जो वैल्यू होती है उसके साथ इनका लिंक होता है। अब हम आते हैं एक रिजल्ट के ऊपर जो कि आपके MCQs के लिए ज़रूरी है, MCQs में आ सकता है। वो रिजल्ट इस तरह से है कि देखें, हम जानते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होती है यूनिट वेक्टर की, जैसे R की मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो ये हम जानते हैं ये 1 के इक्वल होती है, और इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं इसलिए कि वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1। अगर R की मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है तो R आपके पास ये लिखा हुआ है। तो आप ज़रा मैग्नीट्यूड फाइंड करें, R कैप की फाइंड करें तो क्या बनेगी आपके पास, ith कंपोनेंट का स्क्वायर, jth कंपोनेंट का स्क्वायर और kth कंपोनेंट का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1। दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लें, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो यहाँ से एक रिजल्ट हमें मिलता है कि अगर एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस हो, एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस होंगे तो इन तीनों के स्क्वायर का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के। आल्सो अगर हम इनकी ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दें L M N की, L किसके इक्वल है, कॉज अल्फ़ा, M किसके इक्वल है, कॉज बीटा, N किसके इक्वल है, कॉज गैमा। अगर हम ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ L की जगह क्या आएगा, कॉज स्क्वायर अल्फ़ा, M की जगह आएगा कॉज स्क्वायर बीटा और N की जगह आ जाएगा कॉज स्क्वायर गैमा। तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो तरह से रिजल्ट आपके MCQs में आ सकता है। LMN की फॉर्म में आया तब भी 1, और अगर ये इस फॉर्म में आता है कॉज अल्फ़ा, कॉज बीटा, कॉज गैमा, इनका भी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के। आल्सो ये हमारे पास एक क्राइटेरिया बन जाता है। क्राइटेरिया क्या शो करता है कि अगर 3 एंगल्स आपको दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि चेक करें कि क्या ये तीनों एंगल्स जो हैं ये किसी सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स हो सकते हैं, तो आपने कॉज लेके स्क्वायर करके ऐड करना है। अगर 1 बन गया तो ये होंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको 3 एंगल दे के ये पूछूँ कि क्या ये 3 एंगल ट्रायंगल के हो सकते हैं,
तो आप कैसे चेक करेंगे उसको? जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि 3 एंगल्स हैं अल्फ़ा, बीटा और गैमा। अगर ये ट्रायंगल के एंगल हो तो इनका सम जो है वो 180 के इक्वल होगा, तब हम कह सकते हैं। इसी तरह ये है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा जी, जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन एंगल्स के, उससे रेलिवेंट क्वेश्चन है हमारे पास 3 इस एक्सरसाइज के अंदर। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, एक क्वेश्चन नंबर 11 और एक क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन 3 और 11 में आपने डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने, जबकि क्वेश्चन 11 में आपको 3 एंगल, सॉरी क्वेश्चन 3 और 11 में डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने, और जो क्वेश्चन 12 है आपका, उसके अंदर आपको 3 एंगल्स दिए हैं और आपने ये चेक करना है कि कौन से 3 एंगल्स जो सेट है वो डायरेक्शन एंगल्स हो सकते हैं किसी सिंगल वेक्टर के। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारे पास एक क्राइटेरिया है कि कोई से भी 3 एंगल्स अगर हमें दिए जाएँ तो हम ये चेक कर सकते हैं कि वो किसी सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स हैं या नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 में मैं यूज़ करूँगा। और अभी हम देखते हैं, बल्कि यहाँ लिख लेते हैं इसको कि ये है फॉर क्वेश्चन नंबर 12। इसके साथ साथ ये MCQs के लिए भी ज़रूरी है। अभी हम आते हैं क्वेश्चन 3 पे। हमें ये कहा गया है कि फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर V। और V के 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैंने फर्स्ट पार्ट अटैम्प्ट किया है। मैग्नीट्यूड तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं, आप इससे फेमिलियर हैं। हम लिखते हैं कि एज मैग्नीट्यूड ऑफ V इज़, क्या करते होते हैं आप जी, ith कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस jth कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस kth कंपोनेंट का स्क्वायर। तो देखें क्या बनता है हमारे पास, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो अल्टीमेट ये बनेगा 29 स्क्वायर रूट। ये आ गई V की मैग्नीट्यूड आपके पास। अब आप जानते हैं कि आपने फाइंड करें डायरेक्शन कोसाइंस, ये भी लिखा है आपके सामने। डायरेक्शन कोसाइंस बेसिकली क्या होते हैं, किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है उसके तीनों कंपोनेंट्स। तो अब आप इस V का फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर, और जो उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे उन्हें हम कहेंगे वो डायरेक्शन कोसाइंस है। अच्छा जी, अब हमने चूँकि अब डिफाइन किया था, V कैप बना लिया हमने। V कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, और कैसे बनता है, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड 29 थी, वेक्टर आपके पास ये लिखा हुआ है, तो इसको डिवाइड किया इसकी मैग्नीट्यूड पे। जब हमने ये पढ़ा था कि जिस तरह हर कंपोनेंट को हमने अलग अलग लिख के लिखना है कि वो डायरेक्शन कोसाइंस है, तो मैं अलग अलग लिखता हूँ। पहला हो जाएगा 2/√29, दूसरा 3/29 और चौथा हो जाएगा जो थर्ड है वो हो जाएगा 4/29 स्क्वायर रूट के साथ। ये जो 3 हैं, इन्हीं तीनों को हम कहते हैं कि ये कंपोनेंट हैं यूनिट वेक्टर के। तो इसलिए ये बाय डेफिनेशन क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। और यूजुअली इनको डिनोट करते हैं L, M और N से। तो हमने ये कहा कि ये L की वैल्यू, ये M और ये N। हैंस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ V, यानी उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस कौन से होंगे, R, L, M एंड N। तो यहाँ ये बात ख़त्म होती है। डायरेक्शन कोसाइंस में मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कुछ सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 के साथ सिमिलर 11 है बिल्कुल। 12 में भी यही आइडिया यूज़ होगा, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो ज़्यादा सिमिलर है वो 3 और 11 है। 11 की भी अगर आप वर्डिंग पढ़ें तो उसमें भी आपने डायरेक्शन कोसाइंस ही फाइंड करने हैं। उसके 3 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स जो हैं वो आपने देखे हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही होंगे। तीसरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो मैं करवाता हूँ आप लोगों को। बाकी दोनों बिल्कुल इसी तरह वेक्टर दिया हुआ है, और आपने उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करके हर कंपोनेंट अलग अलग लिखना है। वही कंपोनेंट्स होंगे हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस। तो अब 11 की तरफ आते हैं और उसका मैं आपको एक पार्ट करवा देता हूँ। क्वेश्चन 11 के अंदर है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन वेक्टर्स। पहले 2 पार्ट्स ईजी हैं। थर्ड पार्ट अगर आप देखें तो आपको वेक्टर PQ दिया हुआ है, और वेक्टर आपने पहले खुद बनाना है। यहाँ पे पहले दोनों पार्ट्स में वेक्टर बना हुआ होगा इस तरह से, और यहाँ आपको वेक्टर खुद डेवलप करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि अगर 2 पॉइंट्स हमारे पास हों कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, तो हम उनसे वेक्टर बना लेते हैं। तो पहले वेक्टर बनाना पड़ेगा, और बनाने के बाद फिर हम फाइंड करेंगे इसके डायरेक्शन कोसाइंस। तो शुरू करते हैं। एज PQ जो होता है वेक्टर, इसका क्या रूल होता है आपके पास, x2 - x1 I, फिर y2 - y1j और z2 - z1 जो तीसरा कंपोनेंट है k। तो ये हो गया -i + 2j और -4k। ये आ गया आपके पास PQ वेक्टर। आप देखें वेक्टर तो आ चुका है। अब ये समझ लें कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके बाद क्या करना होता है, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो आप इसका फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर, और उसके बाद हम जो तीनों कंपोनेंट्स होंगे उनको लिख देंगे। नाउ यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए आपको इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए।
पी क्यू, तो क्या बनेगा देखें, ith कंपोनेंट का स्क्वायर, jth का स्क्वायर एंड kth का स्क्वायर। तो देख लें किस तरह से आएगा हमारे सामने, ये आ जाएगा 1, ये 4 और ये 16, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 21 आ गया इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट के साथ। अब देखें नाउ ये तो लिख चुके हैं हम। आल्सो अब हम कहते हैं कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं LMN, वो क्या होगा, इस तरह आपने यहाँ LMN लिखे थे, ith कंपोनेंट डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड, jth कंपोनेंट डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड और kth कंपोनेंट डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड, किसका, उस वेक्टर का। तो यहाँ हम चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये देखें, आल्सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ PQR। तो ये देखें जो पहला होगा जिसको हम L से डिनोट करते हैं वो कैसे आएगा, PQ का ith कंपोनेंट कितना है, -1, उसको डिवाइड करें मैग्नीट्यूड पे, तो -1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ये L की वैल्यू आ गई। M जो है वो क्या होगा आपके पास, jth कंपोनेंट 2 है और jth कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, और तीसरा हमारे पास कौन सा है जिसको हम थर्ड कहते हैं, N से डिनोट करते हैं, ये क्या होगा, kth कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पिछले क्वेश्चन में हमने जो ये किया था, इसमें हमने पहले फाइंड किया था यूनिट वेक्टर और फिर डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड किए थे उसको, तो यहाँ यूनिट वेक्टर क्यों नहीं फाइंड किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूनिट वेक्टर फाइंड करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि जो कंपोनेंट्स होते हैं यूनिट वेक्टर के, वो बजाय इसके कि आप पूरे वेक्टर को डिवाइड करें, आप वैसे भी एक एक करके भी डिवाइड करके लिख सकते हैं इनको। तो ये दो असल में मेथड आपको बताने थे कि आप अगर पहले वेक्टर फाइंड कर लें यूनिट वेक्टर तब भी लिख सकते हैं, और अगर ना फाइंड करें तब भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया बेसिकली कि यहाँ मैंने यूनिट वेक्टर फाइंड किए बगैर उसके कंपोनेंट्स लिखे हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, ith कंपोनेंट ओवर मैग्नीट्यूड, jth ओवर मैग्नीट्यूड और kth ओवर मैग्नीट्यूड। तो मैंने ये किया है कि ith -1, jth 2 और kth -4 था, तीनों कंपोनेंट्स को बारी बारी डिवाइड किया मैग्नीट्यूड से, तो ये तीनों बन गए डायरेक्शन कोसाइंस PQ के। यहाँ ये हमारा जो है वो क्वेश्चन क्लोज होता है। एक आध जो और इसके साथ जो सिमिलर थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12, वो भी आज कर लेते हैं ताकि हमारे जो 3 क्वेश्चन एक रो में एक जैसे थे वो ख़त्म हो जाए। फिर हम उसके बाद जो बीच वाले क्वेश्चन है 4, 5, 6 से लेकर 10 तक वो करेंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ और उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। अच्छा, उसी चेन का ये आखिरी क्वेश्चन 12 है, जिसमें आपने ये बताना है कि जो द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए सिंगल वेक्टर। ये जो ट्रिपल्स का मतलब है कि जो तीन आपको एंगल्स दिए हुए हैं, ये इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें तीनों एंगल्स किसी सिंगल एंगल के डायरेक्शन एंगल्स हो सकते हैं। द फॉलोइंग कैन बी द ट्रिपल्स कैन बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए सिंगल वेक्टर। तो हमने थोड़ी देर पहले, आपको याद होगा, मैंने क्राइटेरिया लिखा था कि एक रिज़ल्ट अगर होल्ड कर जाए, अगर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा अगर 1 हो जाए तो हम कहते हैं कि ये डायरेक्शन एंगल्स हैं किसी सिंगल वेक्टर के। तो 3 एंगल आपको दिए हुए, आपका काम ये बनता है कि आप उस क्राइटेरिया के थ्रू चेक करें कि ये हैं या नहीं। तो आप पहले एंगल को लेट कर लें अल्फ़ा 45 डिग्री, दूसरे को लेट कर लें बीटा और तीसरे को लेट कर लें गैमा। 3 इसके पार्ट से मैंने एक पार्ट अटेम्प्ट किया एंड देन वी कंसिडर। अब हम वो जो रिज़ल्ट है वो कंसिडर करते हैं, जो क्राइटेरिया है हमारे पास, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, और देखते हैं कि क्या ये 1 बनता है या नहीं बनता। तो देख लें, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर बीटा का मतलब है कॉस स्क्वायर फिर 45 डिग्री, और कॉस स्क्वायर गैमा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए, कॉस स्क्वायर 45 का मतलब है कॉस 45 की जो वैल्यू होती है उसका हमने स्क्वायर करना है, फिर इसका स्क्वायर और फिर आ जाएगा इस वैल्यू का स्क्वायर। अब ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, फर्स्ट ईयर से आप पढ़ते आ रहे हैं। कॉस स्क्वायर 40 जो कॉस 45 है वो होता है 1/√2, ये भी होगा 1/√2 और आखिरी होगा 1/2। तो सिम्प्लीफाई करें तो ये बनता है 1/2 आफ्टर स्क्वेयरिंग, ये भी बन जाएगा 1/2 और ये बनेगा 1/4। इन सारों का एलसीएम लें अगर आप
4 एलसीएम आ जाएगा, 2 2 4 प्लस 2 और प्लस 1। तो ये हमारा जो आंसर बन रहा है ये बन रहा है 5/4। हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर ये तीनों का सम 1 के इक्वल आए तब ये कंफर्म होता है कि तीनों एंगल्स डायरेक्शन एंगल्स हैं। तो ये 1 नहीं बन सका, नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब कंक्लूजन क्या ड्रा हुआ? हेंस हम ये कह सकते हैं कि जो गिवन एंगल्स हैं, गिवन एंगल्स जो भी थे हमारे पास 45, 45 और 60, गिवन एंगल्स आर नॉट द डायरेक्शन एंगल्स, आर नॉट द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए सिंगल वेक्टर। किसी एक वेक्टर के ये तीनों डायरेक्शन एंगल्स नहीं हैं। इसका जो तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट, जहाँ 45, 60 और 60 एंगल तीन ये दिए हुए हैं, वहाँ पे आप देखेंगे तीसरे पार्ट में कि ये रिजल्ट 1 के इक्वल आ जाएगा, पहले दो पार्ट में नहीं आएगा। तो पहले दो पार्ट डायरेक्शन एंगल्स नहीं बनेंगे, तीसरा पार्ट बन जाएगा, वो आपने खुद ट्राई करना है। और यही 3 पार्ट्स MCQs की फॉर्म में भी आपके पास फेडरल बोर्ड के पेपर्स में आए हुए हैं और चेक करने में मैंने अभी ये प्रॉपर वे किया है। अदरवाइज़ ये हर एक ऑप्शन चेक करने पे हार्डली आपके 15-20 सेकंड लगते हैं। तो विद इन 20, ये समझ लें कि 20 सेकंड के अंदर अंदर आप हर ऑप्शन चेक कर लेंगे और आप आसानी से टिक कर सकते हैं कि कौन सा 3 एंगल्स का सेट है जो डायरेक्शन एंगल्स बनाता है। तो यहाँ इसको क्लोज़ करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें हम फिर क्वेश्चन 4 से लेकर 10 तक के जो काम 7.2 का रह गया वो करेंगे। आज तक इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।